तेलंगाना के सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में दूसरी रैली की। भारत राष्ट्र समिति सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कंधार लोहा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस क्षेत्र में तेलुगु भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है। नांदेड़ में यह दूसरी बीआरएस रैली है क्योंकि पार्टी तेलंगाना के बाहर विस्तार करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इस आयोजन में केसीआर की उपस्थिति में विभिन्न दलों के कई स्थानीय नेता बीआरएस में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि देश के प्रत्येक किसान को सरकार से फसल निवेश सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए, जैसे तेलंगाना सरकार दक्षिण राज्य में किसानों को दे रही है। कांग्रेस और भाजपा के शासन में किसानों की स्थिति नहीं बदली है। यही परिवर्तन का समय है। मैं पूरे देश में किसानों और समाज के विभिन्न वर्गों को समर्थन के तेलंगाना मॉडल को लागू करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जगत सिंह वसावा तापी से आप में शामिल हुए। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जगत सिंह वसावा शनिवार को तापी जिले के व्यारा में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 1982 के असम कैडर के एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जगत सिंह वसावा जनवरी 2019 में दिसंबर 2022 तक कांग्रेस के साथ थे। उन्होंने गणपत वसावा के खिलाफ 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। एक बार 2017 में मंगरोल सीट से एनसीपी उम्मीदवार के रूप में असफल रहे। आपके राज्य महासचिव मनोज सोरठिया ने कहा, वह 2022 के विधानसभा चुनाव में व्यारा और मांगरोल से हमारे उम्मीदवारों क्रमशः विपिन चौधरी और स्नेहल वसावा के संपर्क में थे। जगत सिंह शनिवार को पार्टी में शामिल हुए। उन्हें जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आईजीएनएससीए ने 550 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री के साथ वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का वैदिक विरासत पोर्टल आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले 7 वर्षों में यह पोर्टल देश भर के वैदिक ज्ञान और परंपराओं का भंडार है। पोर्टल देश की वैदिक विरासत का मैप करने का एक प्रयास है। यह शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए एक स्टॉप समाधान है जो वैदिक विरासत के बारे में किसी भी जानकारी को खोजना चाहते हैं। आईजीसीए के एक अधिकारी कहते हुए कि यह प्रकाशित पुस्तकों पांडुलिपियों के रूप में मौखिक परंपराओं पाठ परंपरा के बारे में विस्तृत जानकारी देता है या औजार के बारे में। राहुल गांधी का समर्थन नहीं, उनके खिलाफ भाजपा की अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध। माकपा केरल के सत्तारूढ़ माकपा ने रविवार को कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने संबंधी उसके बयान कांग्रेस नेता के समर्थन में नहीं है, बल्कि वह उनके खिलाफ भाजपा की अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध कर रही है। माकपा ने राज्य सचिव एवं एम.वी. गोविंदन ने कहा कि वाम दल ने हमेशा अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ रुख अपनाया है, जैसे भाजपा और आरएसएस विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी में मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने राहुल गांधी के समर्थन की घोषणा नहीं की, हम दृढ़ता से उनके खिलाफ की गई अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध किया। डी श्रीनिवास की कांग्रेस में वापसी, राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में शामिल हो गए। डी श्रीनिवास, जो आंध्र प्रदेश की विभाजन से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने रविवार को ऐलान किया कि राहुल गांधी उनके नेता है। मैं राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ विरोध में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने और उनके परिवार ने इस देश के लिए महान बलिदान दिया है। आप एक नेता और सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूँ। श्रीनिवास के बेटे डी अरविंद निजामाबाद से मौजूदा बीजेपी सांसद है। 74 वर्षीय श्रीनिवास अस्वस्थ है और अब व्हील चेयर तक ही सीमित है। 1989 और 1999 और 2004 में 3 बार विधायक निर्वाचित होने के बाद वह स्वर्गीय डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के करीबी थे और 2009 में उनको मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। कर्नाटक मुस्लिम कोटा खत्म, अमित शाह ने की बॉम्बई सरकार की तारीफ। कांग्रेस ने कहा कलह बोने की कोशिश। कर्नाटक कैबिनेट का 2वीं श्रेणी के तहत मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला राज्य में एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया कि यह प्रावधान मुस्लिमों
की तुष्टीकरण नीतियों के कारण किया गया था। पिछली कांग्रेस सरकारें शाह बीदर में घोरता शहीद स्मारक और सरदार पटेल स्मारक के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। राज्य की बीजेपी सरकार ने फैसला किया कि राज्य में दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव होगा। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण की शुरुआत की। इसे खत्म कर दिया गया था। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। अपनी ताकत के पीछे छुपे पीएम अहंकारी शासक को जनता देगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को उन्हें कायर और घमंडी व्यक्ति बताया और भारत में लोकतंत्र के पोषण में उनके परिवार के योगदान की बात की। उन्होंने भाजपा के आरोपों का मुकाबला करने के लिए हिंदू देवता राम और पांडवों का आह्वान किया कि गांधी वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और आश्चर्य की है कि लोग सरकार के खिलाफ विरोध क्यों नहीं कर रहे थे। राजघाट के पास सत्याग्रह को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, मुझ पर केस करो, जेल भेजो, लेकिन सच तो यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छिपा है, अहंकारी है। इस देश की एक पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की एक पुरानी परंपरा है। अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की मांग की। कहा, कांग्रेस के लिए एटीएम है राज्य। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी भाजपा सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पार्टी के आरोपों को दोहराया कि कांग्रेस अपने खजाने को भरने के लिए राज्य को एटीएम के रूप में देख रही है। मोदी ने कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी वादों के तहत दी गई गारंटियों को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उसने हिमाचल में भी ऐसा ही किया था। कर्नाटक में पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत की मांग करते हुए भाजपा ने 2018 में आधे रास्ते के निशाने को रोक दिया था। मोदी ने कहा कि यह एक विकसित भारत के लिए आवश्यक है। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या कर्नाटक का भाग्य करीब नहीं है? क्या कर्नाटक को पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार की जरूरत नहीं है? उन्होंने कहा, हमारा पहला काम कर्नाटक को रैंक टेक सरकारों से बाहर लाना और कर्नाटक को प्रगति के पथ पर लाना है। घड़ी के 100 साल पीछे मुड़ते हुए मुंबई सरकार का 4% मुसलमान कोटा खत्म करने का प्रयास तूफान में बदल गया। भाजपा ने नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के धोबी पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मुस्लिम समुदाय को दिए गए 4% आरक्षण को समाप्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा पूल में स्थानांतरित करने के फैसले ने दौड़ में एक बड़ी पंक्ति की जन्म दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों तक भले ही इससे राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में मुसलमानों की मान्यता के मुद्दे पर घड़ी को 100 से अधिक साल पीछे करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। बसवराज मुंबई मंत्रिमंडल के 24 मार्च के कदम ने मुसलमान को ब्राह्मण, जैन, वैश्य और अन्य गैर पिछड़ों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी में रखकर कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता को रद्द कर दिया, जहां वे 10% के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। कोटा हवा में लगभग टकरा गए एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान, 3 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सस्पेंड। अधिकारियों ने रविवार को यह कहा कि शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस का एक विमान बीच हवा में टकराने के करीब आ गया, लेकिन चेतावनी प्रणाली ने पायलटों को सतर्क कर दिया, जिनकी समय पर कार्यवाही से आपदा टल गई। सीएएन के प्रवक्ता जगन्नाथ निरोला के अनुसार नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने लापरवाही के लिए हवाई यातायात नियंत्रक विभाग के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार की सुबह मलेशिया के कुआलालंपुर के काठमांडू आ रहे नेपाल एयरलाइंस के एयरबेस A320 विमान और नई दिल्ली से काठमांडू आ रहे एयर इंडिया के विमान में लगभग टक्कर हो गई। भारत ने कनाडा के दूत को तलब किया। मिशनों और वाणिज्य दूतावास पर हमलों पर विरोध दर्ज कराया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा दोनों देशों में अपने मिशनों पर हमला करने वाले समर्थक खालिस्तानी समूहों पर नई दिल्ली की इच्छा को आमंत्रित करने के बाद भारत ने अब कनाडा के साथ भारतीय राजनयिक मिशनों पर वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों की कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार शनिवार को कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया, जिसने पिछले सप्ताह हुए हमलों पर भारत की गंभीर चिंता व्यक्त की। बयान में कहा गया, भारत सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसे तत्वों को पुलिस की मौजूदगी में हमारे राजनयिक मिशनों और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा में सेंध लगाने की अनुमति कैसे दी गई।
नरेगा मजदूरी दरों में 2 से 10% की सीमा में वृद्धि हुई। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरों का अधिसूचित किया है, जिससे राजस्थान में वर्तमान मजदूरी दर की तुलना में अधिकतम 10.39% की वृद्धि हुई है और गोवा में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई है, 2.2%। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। नारी शक्ति उभरती भारतीय शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में 99वें संस्करण को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 99वें संस्करण को संबोधित किया। उन्होंने अंगदान पर प्रकाश डालते हुए एपिसोड की शुरुआत की और उन लोगों के बात के जिन्होंने मृतक परिवार के सदस्यों के अंगदान किए हैं। प्रधानमंत्री ने देश के उत्थान में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। 2013 में देश में अंगदान के 5,000 से भी कम मामले थे, लेकिन 2022 में यह बढ़कर 15,000 से अधिक मामले हो गए, मोदी ने कहा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रशंसा की और जोर देकर कहा कि नारी शक्ति उभरती भारतीय शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आगे कहा, नागालैंड में 75 साल में पहली बार 2 महिला विधायक अपनी जीत के साथ विधानसभा पहुंची है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत शांति स्थापना के लिए केवल महिला पलटन भी तैनात की है। महिलाएं हर क्षेत्र में दमखम दिखा रही है। आज भारत की क्षमता एक नए दृष्टिकोण से उभर रही है और इसमें हमारी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। वॉशिंगटन में स्थित भारतीय पत्रकार ने खालिस्तान समर्थकों द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। भारतीय दूतावास ने हमले की निंदा की। वॉशिंगटन स्थित एक भारतीय पत्रकार ने रविवार को ट्विटर पर आरोप लगाया कि खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने शनिवार दोपहर भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थक एक विरोध प्रदर्शन को कवर करने के दौरान उनके साथ गाली गलौज की। इस बीच संयुक्त राज्य में भारतीय दूतावास ने इस घटना की निंदा की और इसे एक वरिष्ठ पत्रकार पर गंभीर और अनुचित हमला करार दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के प्रमुख अमेरिकी संवाददाता ललित के झा ने रक्षा करने की और मदद करने के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद देते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, धन्यवाद, मेरी सुरक्षा 2 दिन 4 मदद मेरा काम करो, नहीं तो मैं अस्पताल में से यह लिख रहा होता। नीचे वाले सज्जन ने इन 2 डंडों में मेरे बाएं कान पर वार किया। व्हाट्सएप कथित तौर पर आईफोन उपयोगकर्ता के लिए वीडियो संदेश सुविधा पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया विंडोज़ ऐप जारी किया है जो अपने मोबाइल समकक्ष की तरह दिखता है और महसूस करता है, तेज़ी से लोड होता है और उपयोगकर्ताओं को अधिकतम 8 लोगों के साथ समूह वीडियो कॉल और 32 प्रतिभागियों के साथ ऑडियो कॉल की मेजबानी करने देता है। वेबपेट इन्फो की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि डेवलपर्स एक नई सुविधा पर काम कर रहे हैं जो आईफोन उपयोगकर्ताओं को 60 सेकंड तक के छोटे वीडियो संदेश भेजने की सुविधा देगा, जबकि यह सुविधा वर्तमान में ऐप के बीटा संस्करण पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि लघु वीडियो संदेश भेजने की क्षमता इसी तरह काम करेगी जिससे उपयोगकर्ता ऑडियो संदेश भेजते हैं। इसका मतलब है कि आपको केवल वीडियो संदेश रिकॉर्ड करते समय कैमरा बटन को टैप और होल्ड करना है। नासा क्षुद्रग्रह वेनुस से OSIRIS-IX के लैंडमार्क नमूना वितरण के लिए तैयार है। नासा को OSIRIS-IX के अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह वेनु की चट्टानी सतह के नमूने एकत्र करने के बाद पृथ्वी पर अपनी 2 साल की यात्रा के अंतिम चरण में है। जब नमूना युक्त कैप्सूल 24 सितंबर 2023 को उठाए में एक रेगिस्तान में छूता है तो यह पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह का नमूना वापस करने वाला पहला संयुक्त राज्य मिशन बन जाएगा। अंतरिक्ष में 7 लंबे साल बिताने के बाद पथ प्रवर्तक मिशन को भी अभी तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ेगा। क्षुद्रग्रह के नमूने को पृथ्वी पर पहुंचाना यह सुनिश्चित करते हुए कि यह गर्मी, कंपन और हमारे ग्रह से किसी भी संदूषण से सुरक्षित है। एप्पल के सीईओ ने बीजिंग यात्रा पर
चीन के नवाचार सहयोग के लंबे इतिहास की तारीफ की। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के सीईओ टिम कुक ने शनिवार को अपनी चीन यात्रा पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी का इस्तेमाल तेजी से नवाचार और यूएस आईफोन निर्माता के साथ अपने लंबे संबंधों के लिए देश की प्रशंसा करने के लिए किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल के वर्षों में चीन में अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी का इस्तेमाल तेजी से नवाचार और यूएस आईफोन निर्माता के साथ अपने लंबे संबंधों के लिए देश की प्रशंसा करने के लिए किया। कुक ने अलावा इस कार्यक्रम के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ साथ फाइजर और बीएचपी जैसी फर्मों के सीईओ भी शामिल रहे थे। द पेपर न्यूज़ आउटलेट ने कुक के हवाले से कहा, चीन में नवोन्मेष तेजी से विकसित हो रहा है और मेरा मानना है कि इसमें मेरी और तेजी आएगी। इसरो के LVM-3 ने सफलतापूर्वक 36 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिसने वनवेव तारामंडल को पूरा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के LVM-3 ने रविवार को अपने दूसरे वाणिज्य लॉन्च में 36 वनवेव उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, जिससे पहली पीढ़ी का तारामंडल पूरा हो गया और इस साल यूके स्थित कंपनी को वैश्विक कवरेज शुरू करने में मदद मिलेगी। रविवार का भारत में सबसे भारी रिकॉर्ड LVM-3 का छठा प्रक्षेपण था, जिसमें 2019 में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण शामिल है और दूसरा जहां इसने पृथ्वी की निचली कक्षा में कई उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। रॉकेट के सभी 3 चरणों में के जलने के बाद उपग्रहों को लगभग 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में ले जाने के बाद उपग्रहों के पहले बैच को प्रक्षेपण के 19 मिनट बाद कक्षा में अंतक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के लगभग 33 मिनट बाद चौथे बैच को कक्षा में स्थापित किया गया। फ्यूचर फैंटास्टिक उत्सव कला और AI का उपयोग करके जलवायु आपातकालीन संदेश देना। लोग हर तरह की चीज़ों के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। होमवर्क पूरा करने से लेकर किसी नए ऐप के लिए कोड लिखने तक AI का इस्तेमाल फिलहाल लगभग हर उद्योग में हो रहा है। इसी तरह AI का उपयोग बेंगलुरु में चल रहे फ्यूचर फैंटास्टिक फेस्टिवल में कला और प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु आपातकाल का संदेश देने के लिए भी किया जा रहा है। बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित फ्यूचर फैंटास्टिक को भारत का पहला टेक आर्ट फेस्टिवल कहा जाता है, जिसे फैंटास्टिक और फ्यूचर थिंक के सहयोग से किया गया और फ्यूचर फैंटास्टिक फेस्टिवल में 9 कला प्रतिष्ठान किसके द्वारा बनाए गए थे। आभासी सहयोग में भारत और यूके के कलाकार। MHT CET 2023 MAH LLB 3 साल की परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई गई। MHT CET 2023 स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र ने MAH LLB 3 साल की CET 2023 प्रवेश परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट setcell.mascet.org के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार MAH LLB 3 वर्षीय CET 2023 आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों के पास 31 मार्च तक का समय है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2023 BSEH ने 12वीं-10वीं की दोबारा परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2023 BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने घोषणा की है कि कुछ परीक्षा केंद्रों की रद्द किए गए विषयों की पुनः परीक्षा 29 और 31 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा मार्च 2023 में परीक्षा की सुचिता भंग होने के कारण परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने का यह निर्णय लिया गया। डॉक्टर VP यादव और सचिव श्री कृष्ण कुमार HPS शनिवार को मीडिया को जानकारी दी। नीट UG 2023 चीन से MBBS योग्यता फीस शीर्ष कॉलेज छात्रवृत्ति की जांच करें। नीट UG 2023 चीन लंबे समय से भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए विदेश में सबसे लोकप्रिय अध्ययन स्थलों में से एक रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी के कारण संख्या में थोड़ी कमी हो गई है। चीन अभी भी भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए विदेशों में सबसे लोकप्रिय अध्ययन स्थलों में से एक बना हुआ है। 2022 में कुल 6,436 भारतीय छात्र चीन में पढ़ रहे थे, जबकि विदेश मंत्रालय इस बारे में कोई डेटा नहीं रखता है कि छात्रों ने किस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है।
एनबीई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 13,427 भारतीय छात्र विदेश चिकित्सा स्नातक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 2,580 उम्मीदवारों ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया। 2021 में CUT PG 2023 की डेट शीट की घोषणा जल्द ही NTA करेगा। UGC प्रमुख। CUT PG 2023 पंजीकरण CUT.NTA.nic.in पर शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगी। एक बार जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट CUT.NTA.nic.in पर डेट शीट की जांच कर सकेंगे। अभी तक आधिकारिक डेट शीट जारी नहीं की गई है। हालांकि UGC प्रमुख M जगदीश कुमार ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा, क्योंकि यह अभी भी प्रगति पर है। इससे पहले कुमार ने घोषणा की थी कि CUT PG 2023 परीक्षा 1 जून से 10 जून 2023 का आयोजित की जाएगी। इसके परिणाम जुलाई में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि NTA ने दावा किया है कि फाइनल परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगले महीनों में तक उनकी उम्मीद जा सकती है। CBSE कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज परीक्षा विश्लेषण। पेपर रेंटेड आसान, सैंपल पेपर पर आधारित प्रश्न। CBSE कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज परीक्षा विश्लेषण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा बिजनेस स्टडीज परीक्षा आयोजित की और छात्रों और विशेषज्ञों से परीक्षा का संतुलित बताया। पेपर योग्यता आधारित और केस आधारित प्रश्नों का मिश्रण था। हॉट्स और NCERT आधारित प्रश्नों का एक अच्छा सम्मेलन भी था। कठिनाई के मामले में कुल मिलाकर पेपर बहुत संतुलित था। MRG स्कूल में PGT संजना बल्ला ने कहा, छात्र भी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि प्रश्न दिए गए सैंपल पेपर के अनुरूप थे। पूजा कहोटी DPS राजनगर एक्सटेंशन में PGT बिजनेस स्टडीज ने कहा कि इन छात्रों ने NCERT पाठ्यपुस्तकों ने अच्छी तरह तैयारी की है और सैंपल पेपर का अभ्यास किया है। उन्हें पेपर अच्छी तरह से करने में सक्षम होना चाहिए। करतबबाजी, निशानेबाजी और दवा, शूटिंग की ओर झुकाव वकोर समरा जारना। भारतीय निशानेबाजी की नवीनतम सनसनी को अब फैसला करना है, खेल को जारी रखना है या चिकित्सा में अपने संभावित करियर पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक दुविधा की बात थी कि स्विफ्ट और समरा कुश्ती लड़ रही थी, क्योंकि उसने अपने पहले विश्व कप पदक कांस्य पदक का जश्न मनाया। एक शूटर के रूप में अपने द्वितीय वर्ष में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा ने 50 मीटर 3 पोजीशन में पोडियम फिनिश के बाद सुनिश्चित किया है कि भारत ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन को पदक के साथ समाप्त किया। 21 वर्षीय खिलाड़ी किसी इवेंट मंदेश की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो सकती है, जहां निशानेबाजों को 3 पोजीशन घुटना टेककर, झुककर और खड़े होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। लेकिन वह दुख करियर के बीच करतब दिखाने को एक कठिन कार्य मान रही है। BCCI ने फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया कि WTC फाइनल विश्व कप से पहले अनुबंधित खिलाड़ियों को ओवर बॉल न करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी IPL फ्रेंचाइजी से कहा कि वे भारतीय अनुबंधित खिलाड़ियों को अधिक उपयोग न करें, क्योंकि उनके शरीर पर थकान और भारी नुकसान की संभावना है। खासकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय गेंदबाजों के मामले में फाइनल इंग्लिश समर में होगा। BCCI अक्टूबर-नवंबर के दौरान भारत में आयोजित होने वाले ICC विश्व कप 2023 के लिए चुने गए 20 खिलाड़ियों में से गेंदबाजों के बारे में भी चिंतित है और उम्मीद करता है कि इस मोर्चे पर कोई और चोट नहीं लगेगी। ओलंपिक पोडियम पर लौटने के लिए भारतीय निशानेबाजी कैसे डेटा विश्लेषण की ओर रुख कर रही है। फायरिंग लाइन पर निशानेबाजी अपना काम करेगी। उनके पीछे कुछ गज की दूरी पर कोच हौसले से हर शॉट, हर हरकत को देखते थे। जब आवश्यक होते तो छोटे छोटे हस्तक्षेप करते थे और कोचों के पीछे एक चश्माधारी भूरे बालों वाला आदमी था, हाथ में एक मोटी फाइल लेकर घूमता था। यह प्रत्येक भारतीय निशानेबाज पर एक डोजियर है। उनकी प्रतियोगिता विश्लेषण, श्वसन दर, त्वचा का तापमान, मांसपेशियों में तनाव, हृदय गति और यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य और पोषण डेटा भारतीय निशानेबाजी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डॉपियर ब्लूमचेम कहते हैं, मैं हर चीज़ में नंबर ढूंढता हूँ। 10 मलव के खेल में भारत नंबर मैन बन गया है। ब्यूचमैन वाइस हॉकी की खेली और टीमों को कोचिंग दी है। उन्होंने फुटबॉलर्स और गोल्फर्स, स्पीड स्वेट्स और स्कीयर के साथ काम किया है और उनके दर्शन
को अमेरिकी नौसेना जवानों और नौसेना के वैज्ञानिकों द्वारा लागू किया गया है। नो बोला या नहीं। WPL फाइनल में शुरू में बहस हुई एक उच्च फुल टॉस में शुरुआती शेफाली वर्मा विकेट। 2023 महिला प्रीमियर लीग के फाइनल की शुरुआत काफ़ी संघर्षपूर्ण रही क्योंकि इसी वॉन्ग स्ट्राइक पर शेफाली वर्मा के साथ दूसरा ओवर करने आए और नेट साइवर ब्रंट के पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने। इसकी शुरुआत शेफाली ने आखिरी गेम की ट्रैफिक हैट्रिक स्टार को छक्के के लिए लंबे समय तक और दूसरे पर 4 के लिए एक स्लैश के माध्यम से की। तीसरे पर अराजकता फैल जाएगी और वर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट पर सीधे फील्डर को एक उच्च फुल टॉस मिस किया। जैसे ही मुंबई के खिलाड़ी विकेट का जश्न मनाने के लिए दौड़े, शेफाली और उनके कप्तान नॉन स्ट्राइक छोड़कर मैंग लेनिन ने संभावित कमर ऊंची नो बॉल का आह्वान किया। लियोन मेसी के साथ मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात सऊदी अरब से हारने के बाद थी। रोड्रिगो डी पॉल। अर्जेंटीना की विश्व कप विजेता मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल ने हाल ही में कप्तान लियोनेल मेसी के साथ हुई बातचीत के बारे में बात की जब ला अल्बिसेलेस्टे 2022 विश्व कप में सऊदी अरब के खिलाफ अपना पहला मैच हार गए थे। लियो के साथ मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात अरब से हारने के बाद हुई थी। उन्होंने हमें परिवारों को देखने के लिए दोपहर की छुट्टी दी और किसी को नहीं देखना चाहता था। उसने भी नहीं। वे 5 से 6 घंटे थे जिसमें हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया। डी पॉल ने AFS स्टूडियो के साथ बातचीत किया में कहा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त रूप से चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के बारे में जानकारी दी। कोलंबो ने भारतीय उच्चायोग ने कहा कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने इन पहलों के शीघ्र कार्यान्वयन पर अपने अंतर्दृष्टि प्रदान की। लंका इंडिया ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्थानीय संचालक ने कहा कि बिजली और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दौरे पर आए सचिव पंकज जैन और अध्यक्ष IOC श्रीकांत माधव वैद्य ने पहले त्रिकोमाली पूर्वी श्रीलंका के IOC टर्मिनल का दौरा किया। नया रूसी अभियान पुरुषों को यूक्रेन में लड़ने के लिए लुभाने की कोशिश करता है। विज्ञापन नकद बोनस और आकर्षक लाभ का वादा करते हैं। भर्तीकर्ता पात्र पुरुषों को कोल्ड कॉल कर रहे हैं। नामांकन कार्यालय छात्रों के और बेरोजगारों को लुभाने के लिए विश्वविद्यालय और सामाजिक सेवा एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। रूस भर में इस वसंत में एक नया अभियान चल रहा है। यूक्रेन में युद्ध के लिए सैनिकों को फिर से भरने की रटों की तलाश कर रहा है। जैसा कि बखमुत जैसे यूक्रेनी युद्ध के मैदानों में लड़ाई चल रही है और दोनों पक्ष जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, जिससे और भी जान जा सकता है। क्रेमलिन की युद्ध मशीनों को बुरी तरह से नए रंग रूटों की जरूरत है। पुतिन का कहना है कि मॉस्को बेलारूस में परमाणु हथियार रखेगा। अमेरिका का सतर्क प्रतिक्रिया देता है। रूस बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा यूक्रेन के लिए अपने सैन्य समर्थन और पश्चिम के साथ गतिरोध को बढ़ाने पर नाटो को चेतावनी भेजी। हालांकि अप्रत्याशित नहीं है और जबकि पुतिन ने कहा कि यह कदम परमाणु अप्रसार के वादों को उल्लंघन नहीं करेगा। यह 13 महीने पहले यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से रूस के सबसे स्पष्ट परमाणु संकेतों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के अन्य परमाणु महाशक्ति ने पुतिन के बयान पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मॉस्को द्वारा अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने की योजना के कोई संकेत नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन रिपब्लिकन हमलों के बाद FAA प्रमुख के लिए नामित हुए। रिपोर्ट फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख के लिए अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन के नामित रिपब्लिकन आलोचना के बाद अपना नामांकन वापस ले रहे हैं कि वह शीर्ष विमान नियामक के रूप में सेवा करने के योग्य नहीं थे। इस मामले में परिचित सूत्रों ने शनिवार को राइटर को बताया। पिछले साल बिडेन ने FAA प्रशासक के रूप में काम करने के लिए डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO फिल वॉशिंगटन को नामित किया था। एजेंसी को हाल के महीनों में
क्लोज कॉल सुरक्षा घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद सवालों का सामना करना पड़ा है और सीनेट वाणिज्य समिति ने इस सप्ताह के शुरू के कुछ सांसदों द्वारा बकाया सवालों का हवाला देते हुए उनके नामांकन पर वोट देने में देरी की। एक प्रवक्ता ने इस सप्ताह कहा कि सीनेटर क्रिस्टियन सिनेमा एक समिति डेमोक्रेट ने घोषणा नहीं की थी कि क्या वह उनका समर्थन करेगी और सीनेटर जॉन टेस्टर भी अभी भी विचार कर रहे थे कि कैसे मतदान किया जाए। पाकिस्तान की अदालत ने सोशल मीडिया पर ईर्ष्या सामग्री साझा करने के लिए व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पेशावर में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ईर्ष्या सामग्री साझा करने के आरोप में सैयद मोहम्मद जिसान के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति को मौत और कारावास की सज़ा सुनाई। जिसान को शुक्रवार 24 मार्च इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम और आतंकवादी विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पाकिस्तानी दंड संहिता और एटीए की विभिन्न धाराओं के तहत जिसान पर 3 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। 10 साल की कैद और 2 लाख पाकिस्तानी रुपये, 3 साल की कैद और 1 लाख पाकिस्तानी रुपये, 5 साल की कैद और 2 लाख पाकिस्तानी रुपये, 2 साल का कारावास और 2 लाख पाकिस्तानी रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद और 2 लाख पाकिस्तानी रुपये डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया।